हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपेश वैष्णव और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये सीरीज बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आई होप कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हो और नहीं देख रहे हो तो बेटा आप ही का लॉस हो रहा है, क्योंकि सवाल तो यहीं से आएगा। बात समझ आ गई क्या? सवाल आएगा यहीं से। तो स्टार्ट करते हैं हमारी ये क्वेश्चन की सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों को जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ टाइप लगता है, बट बेटा आज यहाँ पर 30 क्वेश्चन मैं आपको ऐसे बताने वाला हूँ जो आपको शायद कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्वेश्चंस या ऐसा ही मान लो वैल्यू भी चेंज ना हो, ये क्वेश्चन आपको नीट में जरूर मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखते रहें। स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स का पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि द रिएक्शन एट एनोड इन निकल कैडमियम सेल इज, जो हमारे पास निकल कैडमियम सेल होता है। ठीक है ना, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई बच्चा सब चीजें पढ़ता है। स्टार्टिंग में नर्स्ट इक्वेशन पढ़ता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखता है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखता है, सब कुछ कर लेता है, बट लास्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़ देता है जिसको सेल कहते हैं, और वहां से बेटा क्वेश्चन आने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो मैं यहां पर वही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो शायद मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत ज्यादा है बेटा, बहुत ज्यादा है। शायद आपको यही क्वेश्चन मिल जाए वहां पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिएक्शन एट एनोड इन निकल कैडमियम सेल। जो हमारे पास निकल कैडमियम सेल होता है बेटा, उसकी एनोड की रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज द एनोड रिएक्शन? तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और एनोड यहां पर किसका बना होता है बेटा? कैडमियम का। किसका बना होता है? कैडमियम का। तो बहुत सीधा देखते ही आंसर है सीधा सीधा सा कि ये जो कैडमियम है, ठीक है ना, ये 2OH माइनस के साथ मिलता है और आप देखोगे कैडमियम OH होल ट्वाइस और 2 इलेक्ट्रॉन। और जाहिर सी बात है भाई इसमें यहां पे कुछ समझने का नहीं है। देखो ये आपको सेल वाली चीज जो है बेटा ये लर्न ही होनी चाहिए कि एनोड पे क्या प्रेजेंट है, कैथोड पे क्या प्रेजेंट है। अगर यही नहीं पता तो आप कैसे क्वेश्चन सोल्व करोगे, मुझे बताओ। ठीक है, तो एनोड पर जैसे निकल कैडमियम सेल जो होता है बेटा, एनोड पे कैडमियम होता है और आप देखोगे कि कैडमियम जो है यहाँ पर ये वाला ऑप्शन अपना करेक्ट है कि कैडमियम यहाँ पे 0 से बेटा किस में जा रहा है? -2 है, तो x से -2 मतलब +2 में जा रहा है। तो कुल मिलाकर के आप देख पा रहे हो कि 0 से +2 ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन होने के साथ ही यहाँ पर एनोड पे आपको पता ऑक्सीडेशन होता है, और देखो लो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। तो यही रिएक्शन उसने पूछा है। बात समझ आ गई क्या? कि द रिएक्शन एट एनोड इन निकल कैडमियम सेल इज। पहला ही क्वेश्चन देख के तो कुछ बच्चे बहुत हिल गए होंगे कि सर ये तो आया ही नहीं हमें। इसीलिए बोल रहा हूं बेटा यहाँ वो चीज नहीं है कि जो तुम्हें आ रही है वही अपन करा रहे हैं। फिर कराने का क्या मतलब, मुझे ये बताओ भाई। जो चीज तुम्हें पहले से आती है उसको कराने का क्या मतलब? ठीक है ना, मेरा काम ये है कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस बताना जहां जो शायद तुम भूल गए हो पढ़ना, या जो शायद तुमने एनसीईआरटी में स्किप कर दिए बेटा, वो पोर्शन में यहां पर लेकर के आया हूं। बात समझ आ गई? चलो तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बेटा। पहला अपन ने देखा द रिएक्शन एट एनोड इन निकल कैडमियम सेल कौन सी होती है? सी ऑप्शन है कि भैया यहाँ पर कैडमियम जो है एनोड बना होता है और वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बेटा ये वाला, लेबलिंग आपको करनी है। ठीक है ना, ये कौन सा सेल है आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सेल के अंदर क्या होता है, जो हमारा लेक्लांशियस सेल होता है उसमें क्या होता है भाई? जिंक की कैन होती है, वो जो चमकता सा बाहर होता है। पेंसिल सेल नहीं देखते क्या आप? तो उस पेंसिल सेल में क्या देखते हो? जिंक का कैन होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है सर, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे ये तो बेटा ग्रेफाइट रोड है, ये तो क्या है कार्बन की जो रोड है वो है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, कार्बन रॉड। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो मतलब एक ये ऑप्शन है भाई जिंक रॉड तो नहीं हो सकती, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता ए के लिए, और ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो ये ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये इस कार्बन की इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कार्बन की रॉड होती है यहाँ पर ग्रेफाइट की इस तरीके से। ठीक है ना, ये जो दिख रही है आपको कार्बन की रॉड होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो यार। यस सर, बिल्कुल। चलो अब दूसरी बात बेटा अगर अपन करें यहां पर तो आप देखोगे कि ये जो सी वाला पोर्शन है ना, सी वाला अगर अपन देखें तो ये सी वाला पोर्शन बेटा ये जिंक कैन होता है। क्या होता है? जिंक कैन। मतलब अगर अपन देखें तो मतलब बी वाला पोर्शन अगर अपन देखें यहाँ पर
तो बी वाले पोर्शन में ये पेस्ट भरा होता है, क्या भरा होता है, पेस्ट। वो पेस्ट आप आइडिया लगा लो, अच्छी बात है, बट आप देखो ये सी जो पोर्शन है ये क्या होता है, जिंक का कैन होता है चारों तरफ, आपको पता है। तो जिंक रॉड थोड़ी होती है, जिंक कैन होता है। तो सी वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक कैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे MnO2 कार्बन NH4Cl, बिल्कुल ये पेस्ट भरा होता है। एनसीईआरटी की लाइन से उठ करके क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या बताओ। लेबल द पार्ट, आपको लेबलिंग करनी थी और लेबलिंग अपन ने करी है, और आप देख पा रहे हो कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो हमने देखा कि बेटा लेबल द पार्ट रिप्रेजेंट बाय ए बी एंड सी, तो कार्बन रॉड है, MnO2 प्लस कार्बन NH4Cl, और जिंक कैन हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलो क्लियर है, बिल्कुल सर क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन बेटा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से पढ़े सारे ऑप्शंस को और आंसर करें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है बेटा, बोलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अ फ्यूल सेल इज द वोल्टेइक सेल इन विच डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्यूल इज सेंट टू एट एनोड टू गिव ऑक्सीडेशन। क्या फ्यूल सेल एक वोल्टेइक सेल है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है क्या, ऐसा बोल रहा है ये, क्या उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है क्या चालू करने के लिए, ठीक है ना, ऐसा कह रहा है ये। A fuel cell is the voltaic cell in which fuel such as CH4 hydrogen are used up at anode। बिल्कुल ये बात तो सही, देखो voltaic cell तो है, but which discontinuously supply of fuel is sent। discontinuous नहीं बेटा, continuous supply of fuel। एनसीईआरटी की लाइन पढ़ो, continuous supply of fuels are required to run the fuel cell। फ्यूल सेल को रन करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, क्या चाहिए बेटा, कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए। बात समझ आ गई क्या। तो ये वाला ऑप्शन तो बेटा करेक्ट नहीं हो सकता। और सी वाला अगर मैं पढ़ूं तो फ्यूल सेल इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ H2H2, ये तो गलती लिख दिया। एनोड की रिएक्शन कैथोड पे लिख दी, कैथोड की एनोड पे लिख दी। बात समझ आ रही है क्या भाई, ये रिएक्शन तो कैथोड पे होती है ना फ्यूल सेल में, और ये वाली रिएक्शन एनोड पे होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो भाई ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पे, मतलब ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन जहां रिलीज हुए वो क्या है, एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का लूज करना ही क्या है, ऑक्सीडेशन। तो बेटा ये वाली रिएक्शन तो एनोड पर होनी चाहिए थी। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं भी आ रहा तो आइडिया ऐसे लगाओ कि एनोड की रिएक्शन कैथोड की रिएक्शन कैसी हो सकती है, एनोड पे हमेशा क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो यहां पर आप देखोगे कि रिडक्शन तो क्या है, एनोड पर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जबकि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है बेटा, कैथोड पर हो रहा है। तो ये वाली चीज नहीं मानी जाएगी भैया। एफिशिएंसी ऑफ H2O2 फ्यूल सेल इज वेरी लो, बिल्कुल नहीं, बहुत ही हाई एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। फ्यूल सेल में अपन यही तो पढ़ते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई है बेटा, काफी ज्यादा है। बाकी अदर एक्स्ट्रा जो हम जैसे थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाए और इससे बनाए तो 70% ज्यादा है इसकी जो एफिशिएंसी है, कम से कम मतलब 70, हाँ अप्रोक्स ये डाटा लिखा है एनसीईआरटी में। तो अब देखोगे भी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, डिसकंटिन्यूअस सप्लाई बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है बेटा कि अ फ्यूल सेल इज द वोल्टेइक सेल, बिल्कुल है। विच फ्यूल सच एज, हाँ मेथेनो फ्यूल सेल भी होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल भी होते हैं, यूज्ड अप एट एनोड, इथाइल अल्कोहल फ्यूल सेल भी होते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह के फ्यूल सेल होते हैं, तो मेथेन, हाइड्रोजन ये सब यूज किए जा सकते हैं। और यहाँ पर यूज्ड अप एज एनोड पर, हाँ बिल्कुल ये एनोड पर हम यूज करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी को रीड नहीं करा है थ्योरेटिकल पार्ट में, थ्योरेटिकल पार्ट को बेटा केमिस्ट्री में बहुत पछताओगे नीट में, ठीक है ना, क्योंकि लाइन से उठ करके क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा फोर्थ वाला। इन H2O2 फ्यूल सेल एट कैथोड द रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑफ द स्पीशीज O2 O2 से किस में रिडक्शन होता है। तो बेटा जाहिर सी बात है, देखो मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूं कि 4OH माइनस है, 4OH माइनस है, 4OH माइनस, आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी OH माइनस की। जब ये क्या करते हैं एनोड पर जाते हैं तो आप देखो ऑक्सीडेशन करते हैं, और ऑक्सीडेशन करके ये क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आप देखोगे O2 प्लस H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं, O2 प्लस 2H2O बनाते हैं। ये O2 प्लस क्या बनाते हैं बेटा, 2H2O ये फॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पर और प्लस ये 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करते हैं, ठीक है। तो अब उल्टी रिएक्शन अगर अपन कराएं कि भैया ऑक्सीजन का रिडक्शन आप करा रहे हो, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा H2O के साथ, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH माइनस में। भाई 4OH माइनस
1 मोल ऑक्सीजन 2 मोल H2 बनाते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ऐसा हमने देखा था। बिल्कुल सर, लेकिन अगर अपन इसकी रिवर्स रिएक्शन कराते बेटा, रिवर्स रिएक्शन मींस कि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, तो रिडक्शन के दौरान यहाँ पे क्या बनेगा, OH माइनस ही तो बनेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, OH माइनस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाता है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट जाता है। कौन सा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या चल जाता है बेटा, करेक्ट चल जाता है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हमने जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किया है। बहुत ही इजी आते हैं, इजी कॉन्सेप्ट्स आते हैं बेटा, ठीक है। कोई भी नीट में, नीट इज द गेम ऑफ स्पीड, वो वहां पे वो आपके थिंकिंग एबिलिटी की स्पीड को चेक कर रहा है, ना कि आप सोचो एडवांस का क्वेश्चन आ गया यार इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, मैं बार बार कहता हूं नीट इज द गेम ऑफ स्पीड, ठीक है, विद एक्यूरेसी। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है कोलराउश लॉ। अकॉर्डिंग टू द कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ क्या होता है सबको पता है, व्हाट इज कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ क्या है बेटा, फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द कोलराउश लॉ, फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, ठीक है, तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी बेटा वो लैम्डा एम, ये आपको याद है लैम्डा नॉट एम अपन पढ़ते हैं इस तरीके से, लैम्डा नॉट एम जो होता है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना, वो किसके बराबर होती है बेटा, वो आपको पता है किसी भी मान लो NaCl अगर है आपके पास तो वो इसका स्टोइकोमेट्री इनटू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट m ऑफ Cl माइनस, ठीक है, यानी कि सम ऑफ देयर कैटायनिक एंड एनायनिक मोलर कंडक्टिविटी, तो सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायंस एंड एनायन प्रेजेंट इन इट, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन अपना करेक्ट चल गया यार, सम ऑफ देयर मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायंस प्रेजेंट इन इट, बात समझ आ रही क्या। दूसरा, डिफरेंस ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस प्रेजेंट इन इट, डिफरेंस होता है उनके बीच में, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है ना, हालांकि सारे अब तो गलत ही है, बट मैं फिर भी बेटा एक एक ऑप्शन को ऑब्जर्व करके आपको बताना चाह रहा हूं, क्या पता ऑप्शन की लाइन से ही क्वेश्चन उठ करके आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में जरूर थोड़ी एज इट इज देंगे नीट वाले, वो क्या करते हैं बेटा, प्रीवियस ईयर को ट्रेंड को देखते हैं, एग्जामिनर भी क्या करेगा, आइडिया लेने के लिए पहले प्रीवियस ईयर तो देखेगा ना कैसा पेपर बनाना है, ठीक है, क्या पता यहां से आ जाए, ठीक है। चलो, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि द रेशियो ऑफ द कंडक्टिविटी, नहीं रेशियो तो नहीं होता है बेटा, यहां पर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं होता, ये मल्टीप्लाई थोड़ी प्लस हो रही है, तो कैटायंस एंड एनायन बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमारा ऑप्शन एक ही सही है, दैट इज सम ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। बात समझ आ रही क्या, यही तो था कोलराउश का नियम, इसका नाम भी बड़ा शानदार है, कोलराउश, ठीक है, बहुत खुश हुआ, कौन, कोलराउश, ठीक है ये क्वेश्चन करके, तो आप देख पा रहे हो कि कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके सामने ये वाला कि कंडक्टिविटी ऑफ, अब बेटा ये जिसने क्वेश्चन कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा तुमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ी है और बहुत ही क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस तुमने प्रैक्टिस किए हैं, अगर ये वाला क्वेश्चन तुमने करके दिखा दिया तो बताओ करो कैसे करोगे, ठीक है ना। तो मैं मात्र और मात्र 10 सेकंड का समय मिल रहा हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 4, अरे सर इतने में तो इतने थोड़ी होते तेज, अरे मैं बोल रहा हूं, तुम सोचो, क्वेश्चन को सोचो, मेरी तरफ मत देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो। चलो क्वेश्चन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 कैपिटल M NaCl सॉल्यूशन इज 0.00147 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आपको गिवन है। व्हाट हैपन टू दिस कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मींस बेटा कप्पा, कप्पा यही तो होता है, कप्पा बढ़ा था ना अपन ने, कप्पा वही तो होता है कंडक्टिविटी। इफ एक्स्ट्रा 100 ml ऑफ H2O विल बी एडेड टू द अबोव सॉल्यूशन, अगर आप एक्स्ट्रा 100 ml डालोगे बेटा इन द अबोव सॉल्यूशन तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 M NaCl सॉल्यूशन इज 0.00147 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। What happened to this conductivity if extra 100 ml of H2O, if extra 100 ml of H2O will be added to the above solution? आपको कप्पा कैलकुलेट करना है, तो कप्पा क्या होता है, ध्यान से समझो, कप्पा क्या था, कप्पा था
कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है ना, यानी पर यूनिट एरिया में कितने आयंस प्रेजेंट हैं बेटा। ध्यान से समझना, किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आ रहा तो ठंडे माइंड से समझना। किया क्या है कि उसकी है ना कंडक्टिविटी थी, ये थी, मोलर थी, इतनी थी, ठीक है। अब उसमें ना एक्स्ट्रा 100 ml पानी डाल दिया बेटा। ये हमारे पास मान लो सोल्यूशन था, ये हमारे पास मान लो क्या था, सोल्यूशन था एक, और ये आपके पास है बेटा सोल्यूशन के अंदर आयन, मतलब ये आप पानी है, और इसके अंदर आप देखोगे कि Na+, फॉर एग्जाम्पल NaCl है ना, हाँ, तो Na+ और Cl- आयन है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 100 ml डाइल्यूट कर दिया और 100 ml वाटर ऐड कर दिया। 100 ml वाटर क्या कर दिया बेटा, 100 ml वाटर और इसने ऐड कर दिया। अब ऐड करने से पता है क्या होता है, पानी ऐड करने से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, देखो इलेक्ट्रोलाइट पहले आपने डाला पानी जितना, मान लो 50 ml पानी था, आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो वो टूट जाएगा। क्या कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, टूटेगा जरूर वो। दूसरी बात, अब क्या होगा, अब आप उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से क्या होगा भाई, आयंस तो टूटा हुआ है, बट एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने से उसकी दूरी और बढ़ जाएगी। भाई पहले अगर मैंने कहा कि इस सॉल्यूशन में 100 ml पानी डालने से पहले Na और Cl के बीच में कुछ कुछ इंटरेक्शन था, ऐसे 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 ऐसे, ये इंटरेक्शन शो कर रहा हूं मैं, कुछ कुछ इंटरेक्शन था, बट आपने 100 ml पानी डाला तो इंटरेक्शन और बढ़ गया, मतलब इंटरेक्शन और बढ़िया नहीं, इंटरेक्शन और कम हो गया, क्योंकि पानी डालने से इलेक्ट्रोलाइट में आयंस और डिसोशिएट हो गए, और डिसोशिएट होने से वो और दूर दूर चले गए। तो और दूर दूर अगर वो चले गए तो यहां पे आप देखोगे कि Na+ और Cl- के बीच की दूरी ज्यादा हो गई। क्या बताओ, दूरी क्या हो गई, ज्यादा हो गई बेटा। और दूरी ज्यादा होने से क्या होता है, ध्यान से सुनना, दूरी ज्यादा होने से क्या होता है कि पहले मैंने कहा कि भैया इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लो 50 आयन थे, कितने थे, 50 आयंस थे, ठीक है ना। अब पानी डालने पर, क्योंकि ये आयंस दूर दूर हो चुके हैं, आयंस क्या हो चुके हैं, दूर दूर हो चुके हैं, तो आयंस दूर दूर हो गए बेटा, तो अब इसके अंदर मान लो 30 ही बचे। तो कंडक्टिविटी, ये आयंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आयंस, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 50 आयंस थे पहले, यहां पर बेटा 30 आयंस ही रह गए। इसका मतलब पर यूनिट एरिया में आयंस कम हो गए वाटर डालने से। 100 ml अगर आपने पानी डाला है तो पानी डालने से आयंस के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, और डिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से कप्पा डिक्रीज हो गया। कप्पा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया बेटा। कप्पा क्या हो गया, डिक्रीज। तो कप्पा क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आयंस हैं वो चीज है। और वाटर डालने से क्या हो रहा है कि हाँ आयंस का फ्लो तो बढ़ रहा है, दूर दूर जा रहे हैं, इंटरेक्शन कम हो रहा है, सारी बात सही है, बट कप्पा डिक्रीज होता है। कप्पा क्या होता है, डिक्रीज। आप याद करो, अपन ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, इक्वेशन नहीं मतलब अपन ने पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है वो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी वगैरह वगैरह ये सब होती है। कब, जब अपन क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं सॉल्यूशंस को, क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूट करते हैं। तो उस समय अपन ने पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, बट ये जो कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव टोटल चार्ज ऑफ 965 कूलम्ब इज। देखो टोटल चार्ज की बात कर रहा है ये 965 कूलम्ब, ठीक है ना। तो आप ये देखो बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे दैट हैव टोटल चार्ज ऑफ 965 कूलम्ब। अगर 965 कूलम्ब टोटल चार्ज है, ठीक है ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है सर 1.602 समथिंग, हाँ मतलब 602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। अब चार्ज कितना है 965 पर यूनिट, पर इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, इतना। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 965, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टोटल चार्ज अपॉन पर यूनिट चार्ज अपन ने निकाल दिया। तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा बेटा, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके 6.022 इंटू 10⁻21 आएगा। कितना आएगा 6.022 इंटू 10⁻21 आपके पास आने वाला है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा याद रखने वाला है, ठीक है ना। यूनिटरी मेथड से अपन ने क्या, बहुत सिंपल है ना यार भाई, 965 कूलम्ब टोटल चार्ज था, पर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इतना। तो कितने फिर कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इतना चार्ज था टोटल अपॉन पर यूनिट पे इतना होता है, इज इक्वल्स टू आप निकालोगे तो नंबर आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻21। बात समझ आ गई क्या। ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत चांस कम है, बट कभी आ जाए फिर भी, ठीक है ना। बहुत पहले का है तो मैंने कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लिया है, बट शायद ही आए। तो आप इस क्वेश्चन को चाहो लिस्ट इंपॉर्टेंट भी मान सकते हो, बट बेटा छोड़ के नहीं जाना है,
छोड़ के नहीं जाना है। ये बहुत प्रीवियस, बहुत पुराने केसेस में आया हुआ बेटा, बहुत पुराने साल में, बट फिर भी मैं लेके आया हूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा ये वाला। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl विच रिएक्शंस अकर एट एनोड। आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस? अपन एक कंटेनर लेते हैं सर, और उस कंटेनर के अंदर अपन 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, और उसको इस तरीके से स्विच से और बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते बताओ? इस तरीके से अपन उसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्विच भी लगा देते हैं, और यहाँ पे बेटा अपन क्या भर देते हैं? यहाँ पे अपन भर देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या भर देते हैं? NaCl का इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर भर देते हैं। क्या आप देख पा रहे हो क्या NaCl का इलेक्ट्रोलाइट? बिल्कुल सर हम देख पा रहे हैं। बोलो रे यार, देख पा रहे हो? बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा कि इसमें Na+, इसमें क्या होते हैं? Na+ और Cl- आयन। Na+ और Cl- आयन होते हैं क्या बताओ? होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं सर। अच्छा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? एनोड पे कौन जाते हैं? एनायन। एनोड पे कौन जाते हैं? याद करो, मैंने क्लास में पढ़ाते पढ़ाते 100 बार रिपीट किया होगा ये चीज तो इलेक्ट्रोलाइसिस में। एनोड पर कौन जाता है? ए से एनायन। तो एनोड पे कौन गया बेटा? एनायन गया। और एनायन क्या, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनायन अपना कौन करे, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन। और अगर NaCl का कर रहे हो तो NaCl किसमें टूटता है? Na+ और Cl- में बेटा। तो एनायन कौन है? क्लोराइड आयन। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जाएगा, और इस तरीके से आपको पता है Cl- जाता है एनोड पर, और Cl में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्लोरीन किस में था बेटा? पहले -1 में था, अब ये 0 में हो गया। तो क्या इसका ऑक्सीडेशन हो गया क्या यार? क्या हो गया यहाँ पर? इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन हो गया है। तो क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड। बिल्कुल, ये बात तो देखते ही करेक्ट, पहला ऑप्शन तो करेक्ट। ठीक है, क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस्ड नहीं लाला। सोडियम आयन की तो बात ही नहीं करेंगे, सोडियम आयन तो जाता ही नहीं है। बात समझ गए क्या? तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमने देखा। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आते हैं नीट में, याद रख लेना। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, बात समझ गए क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बढ़ा जाए। बोलो यस सर, पढ़े? चलो यहाँ पे ठीक है। तो अब अपन देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, द वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वर्सेस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन करेक्टली इन द प्लॉट। कौन सा इसको करेक्टली मैच कर रहा है? तो बेटा याद करो, अपन ने पढ़ा था कि मोलरिटी मतलब मोलरिटी नॉर्मेलिटी, तो वहां पर एक लैम्डा m था। एक तो क्या था अपने पास? मोलर कंडक्टिविटी थी लैम्डा m, और एक अपने पास था बेटा लैम्डा EQ। एक अपने पास क्या था? लैम्डा, यार ये NQ बन रहा है बार बार, लैम्डा EQ हमारे पास था। ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर ये पूछ रहा है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करोगे, यानी कि फॉर्मूला ये था उस समय, याद करो, लैम्डा EQ बराबर कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। अगर नॉर्मेलिटी को डिक्रीज करेंगे तो लैम्डा EQ बढ़ेगा क्या? बोलो रे यार, बिल्कुल बढ़ेगा। अपन ने कहा था भैया कप्पा पर डिपेंड नहीं करता है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। कौन? मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। कप्पा, वैसे कप्पा तो डिक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पे, बट यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को जब आप डिक्रीज कर रहे हो, मतलब एक तरह से डाइल्यूशन ही तो कर रहे हो। अब स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें आप क्या कर रहे हो? पानी डाले जा रहे हो। तो पानी डालने से बार बार क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप उसमें वाटर डाल रहे हो, कंसंट्रेशन आपकी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा लैम्डा EQ पे, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आ गई? चलो, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा कि हमारे पास जो नॉर्मेलिटी है, उस केस में क्या होता है कि अगर आप नॉर्मेलिटी को डिक्रीज करते हो तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लैम्डा EQ वर्सेस 1/n का ग्राफ दिया है। देखो n नहीं दिया है, नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, केवल नॉर्मेलिटी देता तो अपन यूं जाते और ये इंक्रीज हो रहा होता। ठीक है, 1/n दिया है बेटा, तो 1/n ओवरऑल कम होना चाहिए। ठीक है ना,
1/n ओवरऑल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब 1/n जो है आप देखोगे कि 1/n ओवरऑल क्या होगा, डिक्रीज होगा। कंसंट्रेशन कब डिक्रीज होगी, मतलब अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी बेटा, जैसे जितना ये डिक्रीज होगा उतना इसका सम कम होगा। तो अब यहाँ पर अगर केवल n दे रखा होता, केवल n, मान लो ये ग्राफ होता कि लैम्डा EQ है, आपने अपन ने पढ़ा भी है ये ग्राफ तो एनसीईआरटी में कि लैम्डा EQ है वर्सेस नॉर्मेलिटी है बेटा, तो नॉर्मेलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो ये EQ बढ़ेगा इस तरीके से। तो ये ग्राफ तो अपन ने एनसीईआरटी में पढ़ा है इस तरीके से। बट आप कौन से कोई बच्चे तो डायरेक्ट ये टिक कर देंगे सर डी वाला पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में। अरे नहीं लाला, गलत हो जाएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये लैम्डा EQ वर्सेस नॉर्मेलिटी का ग्राफ नहीं है, ये लैम्डा EQ वर्सेस 1/n का ग्राफ है बेटा, और 1/n के रेस्पेक्ट में है, इसका मतलब ग्राफ रिवर्स जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा। लैम्डा EQ बढ़ेगा बट 1/n जैसे जैसे डिक्रीज करेगा उस तरीके से ऐसे बढ़ेगा, यूं ऐसे बढ़ेगा। बात समझ आ गई क्या, इस तरीके से बढ़ेगा। ए वाला ग्राफ इसका होने वाला है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ध्यान से समझो, क्योंकि बेटा हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर अपन लैम्डा EQ वर्सेस 1/n के रेस्पेक्ट में बनाएं तो ग्राफ जो है वो वैसा नहीं बनेगा जो n के रेस्पेक्ट में बन रहा था। एनसीईआरटी में n और m के रेस्पेक्ट में बनाया गया था, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखी थी डायरेक्ट, वो ग्राफ ये सही है उसके लिए। बट यहाँ पे क्योंकि 1/n है तो 1/n में ऐसा थोड़ी बनेगा, 1/n में तो ऐसा बनेगा ना, इस तरीके से, ठीक है। बात समझ आ गई क्या, बोलो यस या नो। बिल्कुल सर, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट, क्योंकि बेटा 1/n अगर आप बढ़ाओगे, 1/n को अगर आप इंक्रीज करोगे, इसका मतलब आप n को क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। ओवरऑल ध्यान से दोनों, अगर 1/n है बेटा, तो अगर आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हो तो 1/n ओवरऑल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि नीचे की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी, तो ओवरऑल ये सम क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन को वही तो पूछा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हो, तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर ये चीज बढ़ेगी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो ये वाला ग्राफ शो होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। मतलब आप देख लो कि क्रिटिकल थिंकिंग, बात समझ रहे हो क्या, क्या पता टफ से टफ पेपर बना दे, उसका दिमाग खराब हो जाए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऐसा क्या दूं जो बच्चे नहीं कर पाए, तो वो ये दे सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है। बात समझ आ गई क्या, तो बहुत ध्यान से शांत मन से अपन को वहां पे क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। नीट इज द गेम ऑफ स्पीड, बट इतनी भी मत रखो कि एक्सीडेंट हो जाए ठीक है। चलो नेक्स्ट करें बेटा, चलो नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इधर आके पढ़ता हूं, उधर से क्या तुम्हें वो वाला नहीं दिखता, ठीक है। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट कंसंट्रेशन C एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी। बिल्कुल अच्छी बात है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी इज गिवन बाय, ये तो डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन पूछ रहा है। कौन सी इक्वेशन पूछ रहा है, डिबाय हकल ऑन सैगर इक्वेशन। मैंने बार बार क्लास में पढ़ाते समय बोला था कि ये इक्वेशन याद कर लेना, कुछ न्यूमेरिकल नहीं आएंगे बट इक्वेशन डायरेक्ट आ जाती है। तो क्या थी, लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस B रूट C। क्या थी बेटा, लैम्डा C एट कंसंट्रेशन एट लैम्डा इंफिनिटी माइनस B रूट C। ये D वाला ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट, प्लस तो होता ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस तो होता ही नहीं है, और B रूट C होता है, तो ये तो होगी नहीं। तो कौन सी होगी, लैम्डा C इज इक्वल टू लैम्डा इंफिनिटी माइनस B रूट C। यहाँ पे B बेटा सॉल्वेंट का कांस्टेंट है, यानी सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो, उस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, और लैम्डा C जो कंडक्टिविटी है वो वहां कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, और लैम्डा इंफिनिटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये चीज रिलेशन होता है लैम्डा C और लैम्डा इंफिनिटी के बीच में। जो रिलेशन है वो डिबाय-हल्स-होनसेकर इक्वेशन के द्वारा दर्शाया जाता है, और वो ये होती है, एज इट इज याद करनी है, ना तो इसकी कोई डेरिवेशन है अपने बुक पे, ना ऐसा कुछ है, याद करके रखनी है कि डिबाय-हल्स-हकल-ऑन-सेकर इक्वेशन क्या होती है, ये होती है सर। बात समझ गए। चलो नेक्स्ट पढ़ेगा लाला, ये वाला, which reaction is not a redox reaction। इनमें से कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये आपसे पूछा है। which reaction is not a redox reaction, बेटा इनमें से कौन सी रेडॉक्स नहीं है,
ये पूछा है। तो चलो चेक करते हैं, चेक कर से करेंगे सर, अभी बताते हैं। इधर देखो बेटा, ये जिंक यहाँ पर 0 में था, ये +2 में हो गया। सल्फेट -2 है तो ये किस में हो गया, +2 में हो गया। ये इधर +2 में था, ये इधर 0 में हो गया, किस में हो गया, 0 में हो गया। तो देखो जिंक का तो हो गया ऑक्सीडेशन, कॉपर का हो गया रिडक्शन, तो ये तो रेडॉक्स है, ये तो भैया रेडॉक्स है। अब इसमें अगर अपन देखें कि KClO3 है बेटा प्लस I2 है, तो यहाँ पे Ki हो जाता है, क्या हो जाता है, ये I है, KiO3। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो पोटेशियम तो +1 में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे Cl बेटा -1 में था, और यहाँ पे Cl जाके किस में हो गया, 0 में हो गया। तो -1 से 0 क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीज करा ना, तभी तो -1 से 0 क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, बढ़ गया उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और बेटा अगर I2 देखें तो यहाँ पे 0 पे था, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो +1, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन देखें आयोडीन का निकालें, +1 + x और -6 = 0, तो x बराबर बेटा क्या हो गया यहाँ पर, ये तो हो गया +6 और ये -5 उधर गया, +5, x बराबर +5। तो यहाँ पर इसका भी क्या हुआ, आयोडीन का भी क्या हुआ बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। आयोडीन का भी क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये रेडॉक्स नहीं लग रहा है मुझे, ये मुझे रेडॉक्स नहीं लग रहा है। देखते हैं, 0 से ये बेटा ये तो +1 में चला गया, ये 0 से -1 में चला गया, तो ये तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन। यहाँ पे अगर अपन देखें बेटा तो BaCl2 है, तो बेरियम है आपके पास, क्या है, बेरियम है, तो बेरियम +2 में था, और यहाँ पे सोडियम +1 में था, और Cl -1 में था, Cl इधर भी -1 में है, Na इधर भी +1 में है, बेरियम इधर भी +2 में है। तो कोई भी चेंज नहीं आया, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखने को तो मिल रहा है -1 से 0 चला गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ऑक्सीजन में चेंज आया बेटा, ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन स्टेट का जरूर चेंज आया है, यानी ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी, ठीक है। ये वाली में देखो ना आप, +2 +2 +1 +1, ठीक है, सबकी सेम है। यहाँ पे सल्फेट -2 में है, तो सल्फेट यहाँ पे भी -2 में ही रहेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रेडॉक्स, डी वाला ऑप्शन सीधा सीधा करेक्ट हो गया यार। ये तो अपन 10th क्लास में भी पढ़ते हैं ये रिएक्शन, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, याद आया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है बेटा, इसके अंदर ये जनरली जो होती है रेडॉक्स नहीं होती है, क्योंकि इसके अंदर आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, तो ना तो किसी का ऑक्सीडेशन होता है, ना ही रिडक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तब प्यारा क्वेश्चन आया था, आप देख लो, मतलब कितना ईजी क्वेश्चन आया था पिछले साल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो इसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इस साल भी, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन, आप अगर इस रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या आएगा। ये तो फेमस क्वेश्चन है कि रेडॉक्स है तो जाहिर सी बात है बैलेंसिंग तो आएगी ही, ठीक है ना। अब किस बच्चे को बैलेंसिंग नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं यार, ठीक है। ये बताने आपको, ये A कोऑर्डिनेट क्या है, ये B कोऑर्डिनेट क्या है, और ये C कोऑर्डिनेट क्या है। यहाँ पर भी बेटा A और B और बस, ठीक है ना, ये C, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, या तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे ना एक चीज करो, या तो आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा इसको बैलेंस करने की कोशिश करो। मतलब आप क्या करो, पहले वही रिएक्शन लिखो, फिर क्रोमियम को बैलेंस करो, क्रोमियम बैलेंस करने के बाद आप उसके ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन बैलेंस करो, ऐसा करो। या फिर आप क्या करो कि आप बेटा यहाँ पर आप देख लो, ऑप्शन मैच कर लो कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर अपन देखें तो 183 अगर अपन रख के देखें, मान लो फॉर एग्जांपल अगर अपन ये रख के देखते हैं 183 वाला, जैसे 1 है, A की वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो क्रोमियम भी उधर कितना होना चाहिए, A1 है तो क्रोमियम भी उधर कितना होना चाहिए, यहाँ पे अगर अपन देखें बेटा तो 2ACr+3 है, और यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 2Cr हो जाएगा, यहाँ पे 2 क्रोमियम, यहाँ पे 2 क्रोमियम। अब यहाँ पे 3 लिख दूंगा मैं, अगर यहाँ पे तो 3 2 जा 6 हो जाएंगे, 3 2 जा 6 क्रोमियम हो गए, और यहाँ पे भी अगर मैं 3 रख दूंगा बेटा तो यहाँ पर 3 2 जा 6 क्रोमियम हो गए, ये तो सही है। और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे भी 8 सेम रखने पे ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर अपन यहाँ पे देखें तो 1 अगर अपन रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, क्रोमियम बैलेंस है। B अगर अपन बेटा देखें यहाँ पे 8 है तो 8SO3 -2 हो गया, कितना हो गया, 8SO3 2- हो गया। और यहाँ पे B क्या है, 8SO4 2- हो गया। अब ऑक्सीजन अगर अपन देखें इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो अपने पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 8 3 24,
24 और यहाँ पे क्योंकि 1 रखा था तो 24 और बेटा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 24 और 7, 24 और 7 हो गए 31, क्या उधर 31 ऑक्सीजन है, 8 4 जा 32, 32 और यहाँ पे C कितना है 3/2, बैठ ही नहीं रहा ये तो 32 और 1.5, ठीक है ना, 32 प्लस 1.5 ये तो ज़्यादा हो गए, तो ये भी नहीं बैठेगा, ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अगर डी वाला चेक करो 138, यहाँ पे अगर मैं 1 रखूँ, क्या रखूँ 1 रखूँ, और यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ बेटा, और यहाँ पे क्या रखूँ 8 रखूँ, और यहाँ पे भी 1 रखूँ, और यहाँ पे 3 रखूँ, और यहाँ पे क्या रखूँ 8 रखूँ, ठीक है, तो क्या आने वाला है मेरे पास ऑप्शन 2 CR हैं, 2 CR बिल्कुल। ऑक्सीजन देखो पहले आप, तो ऑक्सीजन, अब तो क्या देखो बेटा ऑक्सीजन देख लो बस, ठीक है, तो ऑक्सीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ भाई, 3 3 जा 9, 9 और 7 कितने हो गए बेटा, 9 और 7 कितने हो गए 16, यहाँ पे देखें तो ये 8 तो हटा दो, 4 3 जा 12 और 12 और 4 16, ऑक्सीजन 16, चलो यार अच्छी बात है। अब क्या चार्ज बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, देख लो 8 H+ हैं, और यहाँ पर भी आपके पास देखो तो H+ कितने हैं यहाँ पर 8 H2 है ना, तो 8 2 जा 16/2, हाँ 8 H+ है यहाँ पर भी, ठीक है, और 2 क्रोमियम में 2 क्रोमियम में 3 सल्फर है, 3 सल्फर है, बस सारे बैलेंस है क्या, चार्ज भी बैलेंस है क्या देख लो, तो 2 माइनस का चार्ज है -6, तो माइनस का 8 और +8 न्यूट्रल 6 और 3 6 माइनस, इधर भी -6 है मतलब न्यूट्रल है, मतलब +6 और -6 न्यूट्रल हो गया, इधर भी न्यूट्रल हो गया, चार्ज सेम है, मतलब डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। तो इस तरीके से ऑप्शन मैचिंग करके करो, या फिर मेरी बात मानो, मेरी बात मानो, जैसे मेरी तो मतलब मेरी तो क्या आदत है ऐसे ऑप्शन मैचिंग करके, अभी अपने पास टाइम है, अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत धीमा मेथड है। एक्चुअल में आप क्या करो, 4 ऑप्शन चेक करने में टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा आप बैलेंस ही कर लो फटाफट, आप क्या कर लो फटाफट बैलेंस कर लो, ठीक है, आप बैलेंसिंग करके देखो कि भाई आइडिया लगा के देखो भाई 2 CR 2 CR आप बैलेंस कर लोगे, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड अगर आपको आता है तो बैलेंस करना बहुत इजी है, ठीक है ना भाई। सबसे पहले अपन क्या करते हैं आपको पता है, मैं सिखा देता हूं, अगर देखो बेटा यहाँ पर अपन 30 क्वेश्चन करने नहीं आए, यहाँ पर लास्ट टाइम रिवीजन है, तो किसी बच्चे को कोई चीज नहीं आती तो सीख भी लेते हैं। सीख कैसे लेते हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो Cr2O7 है, Cr2O7 2 माइनस है बेटा, +3 SO3 -2 है, +8 H+ है, दे रखा है इसने, ठीक है, और इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर देखें तो आपका 2Cr+3 है, ठीक है ना, 2Cr+3, आप हटाओ कोफिशिएंट तो अभी, ठीक है, ये कोफिशिएंट तो आप अभी हटाओ, और ये H+ भी हटा दो, क्योंकि ये तो जोड़ते हैं अपन बाद में बैलेंस करते समय, तो 2Cr+3 है, प्लस आपका 3SO4 -2 है, प्लस H2 भी अभी नहीं है मान लो, क्योंकि वो तो अपन जोड़ते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे 2 Cr है, यहाँ पे भी 2 Cr लगा दिया, ठीक है। अब 3 सल्फर हैं और यहाँ पे भी 3 सल्फर हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये 3 तो लगा ही दिया अपन ने, मतलब 3 सल्फर है 3 सल्फर है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करो, 3 3 जा 9, 9 और 9 और 7 यहाँ पे कितने हो गए बेटा, 9 और 7 यहाँ पे हो गए 16 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 3 12, 12 तो 4 ऑक्सीजन की जरूरत है, तो 4 आपने क्या जोड़ दिया, H2O जोड़ दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे आपने क्या जोड़ दिया, 8 H+ जोड़ दिया, ठीक है। तो बस ये बैलेंस हो गई अपनी रिएक्शन, कैसे, इतनी सिंपल थी। देखो अब अपन को क्या करना है कि ये 8 यहाँ पे 2 की फॉर्म में दी है, ठीक है ना, तो क्यों ना अपन एक काम करें कि अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से और डिवाइड कर देते हैं 2 से। भाई मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर इसको अगर अपन करेंगे तो बेटा ये चीज़ जो है 8/2, ये भी तो 4 ही है, ये भी 4 ही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8/2 भी, या तो ऐसे कर लो 8/2 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो ये देखो बैलेंस हो गई, 8 यहाँ पर आ गया सी वाले ऑप्शन में, और 8 यहाँ पर भी मैच कर रहा है सी वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे 1 मैच कर रहा है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। सीधा सीधा सा बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस करनी होती है रिएक्शन, काफी इजी होती है। अब जैसे नेक्स्ट है, अब बैलेंस करो ये वाली, भाई अब आएगा क्वेश्चन तब बैलेंस करना, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है बेटा, द करेक्ट ऑप्शन फॉर अ रेडॉक्स कपल इज, हमारे पास यदि एक रेडॉक्स कपल है बेटा, क्या है, एक रेडॉक्स कपल है, तो बोथ आर ऑक्सीडाइज फॉर्म इन्वॉल्विंग सेम एलिमेंट, क्या उसमें सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, अरे नहीं रे यार, सेम एलिमेंट का थोड़ी ऑक्सीडेशन होता है। बोथ आर रिड्यूस फॉर्म इन्वॉल्विंग सेल, रिड्यूस भी सेम का, बिल्कुल नहीं, सेम का तो हो नहीं सकता, ठीक है ना, वो तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स हो जाती है, ठीक है ना।
बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, ठीक है ना, बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स इन्वॉल्व सेम एलिमेंट। रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड जो होती है वो इन्वॉल्वमेंट सेम एलिमेंट की हो सकती है, बिल्कुल ये जरूर हो सकता है। कैथोड एंड एनोड, कैथोड एंड एनोड टुगेदर, कैथोड एंड एनोड टुगेदर, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। रेडॉक्स कपल के लिए पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर रेडॉक्स। बोलो यार, यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, बिल्कुल ये जरूर हो सकता है कि बोथ आर रिड्यूस फॉर्म इन्वॉल्विंग, दोनों रिड्यूस होंगे तो वो रेडॉक्स कैसे होगा, और दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो वो रेडॉक्स कैसे होगा। भाई एक एलिमेंट है उसमें दोनों केस, मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, तो वो रेडॉक्स थोड़ी है। बोथ रिड्यूस हो गए, वो भी रेडॉक्स नहीं है। हाँ, बोथ रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फ्रॉम इन्वॉल्व सेम एलिमेंट, हाँ रिड्यूस ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन टाइप का रेडॉक्स हो जाता है, आपको पता है, तो ये जरूर हो सकता है। कैथोड एनोड टुगेदर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कैथोड एनोड टुगेदर को अपन रेडॉक्स कपल नहीं बोलते हैं, ठीक है, कि कैथोड एनोड एक साथ हो गया, ऐसा कुछ रेडॉक्स कपल नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये वाला, Which of the following reaction is a decomposition redox reaction। अब आप देख लो यार, नीट में एनसीईआरटी की रिएक्शन से, बेटा एनसीईआरटी में जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक है रेडॉक्स के अंदर, याद है आपको, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाला जो टॉपिक है रेडॉक्स के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के मत जाना, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो हमें क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सी बेटा डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो P4 प्लस 3OH माइनस गिव्स 3H2O PS3, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, यहाँ तो दो कंबाइन हो रही है चीजें, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये कि ये लेड नाइट्रेट सॉलिड जब डिकम्पोज होता है लेड ऑक्साइड NO2 और O2 बनाता है। ये बेटा आप याद करो 10th में भी पढ़ी थी अपन ने यार, 10वीं का क्वेश्चन आ रहा है, बताओ नीट में, ठीक है ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से इजी क्वेश्चन आते हैं। मैंने बेटा एक ही बात बोल रहा हूं कि रेडॉक्स वाले टॉपिक में एक चीज आप जरूर पढ़ के जाना, क्या, रेडॉक्स वाले टॉपिक में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की जो एनसीईआरटी है बिल्कुल मस्ट है बेटा, मस्ट। बात समझ गए क्या क्या बोल रहा हूं मैं? रेडॉक्स में टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाली जो चीज है बेटा वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? चलें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्या, देखो, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया है, ये पूछ रहा है बेटा। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आया है आपको ये बताना है कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे कार्बन का अगर अपन देखें निकालें CH4 के केस में, ठीक है ना, तो CH4 के केस में बेटा आप यहाँ पर देखोगे कि CH4 के केस में क्या हो रहा है, कार्बन को यदि मैं X मानूं प्लस, ये तो +1 होता है हाइड्रोजन, तो केवल और केवल मेटल के साथ ये हाइड्राइड बनाता, माइनस बाकी हमेशा +1, तो +4 हो गया इज इक्वल टू 0, तो X बराबर माइनस का 4, तो बेटा कार्बन क्या है -4 है, यहाँ पर क्या है -4 है, ठीक है। क्लियर है बात? अब यहां पे देखें तो क्लोरीन क्या बनाता है, CCl4 के केस में देखें तो CCl और 4 है हमारे पास, इसको अगर अपन क्या मानेंगे X प्लस Cl का -1 है तो -4 हो गया इज इक्वल्स टू 0, तो X बराबर बेटा उधर जाएगा ये तो प्लस का 4 हो जाएगा। क्या बात है, +4, तो -4 से +4, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, -4 से, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट कर लेना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। ये -4 से क्या है बेटा +4, क्या है -4 टू +4, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, -4 से +4, ठीक है। ये नहीं तो आप ये वाला कर लो, जैसे यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो ये वाला कर लो, -4 है यहाँ पर टू +4, बेटा -4 से +4 चेंज आ रहा है, कितना आ रहा है, -4 से +4। अरे ये प्लस मत समझ लेना, कोई बच्चा प्लस तो नहीं समझ रहा रे, बोलो रे, कोई बच्चा प्लस तो नहीं समझ रहा इसको, ये लो -4, ठीक है, -4 टू +4। क्लियर हो गई बात? बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देख लो, मतलब नीट में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा नीट के रेडॉक्स के, सच में कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लो बुक में जाके, MTG होगी तुम्हारे पास, मतलब कोई तो बुक होगी ना, ठीक है, मतलब जनरली मेरे MTG मुंह पर आया था नाम, ठीक है, तो कोई तो बुक होगी प्रीवियस ईयर की, तो आप देखो यहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट
द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइबोरेन ऑक्साइड इज, ये भी याद करो एनसीईआरटी के अंदर वो 3 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक है ना, 3 डायग्राम, एक C3O2 का बना हुआ है, ठीक है, तो वो वाले स्ट्रक्चर से बेटा ये, ठीक है ना, जहां पे आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, ठीक है, वो एक समरी, मतलब ऐसा पिंक कलर का एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, पिंक बॉक्सेस में जो है बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है उसको, समझ गए, तो वहां से ये क्वेश्चन है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को स्किप मत करें, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड बेटा, तो यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, उसमें -4 तो होते ही नहीं है, वो तो बी ऑप्शन है सीधा सीधा सा करेक्ट, भाई -4 तो उसमें होते ही नहीं है ना, बी ऑप्शन देखते ही, मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे दिया नीट वालों ने, एनटीए वालों ने, कि मतलब जो बच्चा एनसीईआरटी को एक बार नजर बाहर करके गया ना, वो तो बेटा कर देगा इसको, वो तो इसको जरूर कर देगा भाई, यही वाला स्ट्रक्चर है एकदम करेक्ट, ठीक है ना। अब इसमें आप ये तो माइनस तो होते नहीं है वहां पे, ठीक है, ये चीज होती है Br डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर होता है भाई। क्या मेरी बात क्लियर है, बताओ, बोलो यस या नो, बिल्कुल सर। चलो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन सा ऑर्डर ऐसा है जहां पर नाइट्रोजन कंपाउंड का डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो वो तो यार देखना पड़ेगा बना के अपन को, ठीक है, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ पर HNO3 है, HNO3 निकालो बड़ा, HNO3 में नाइट्रोजन क्या है, HNO3 में नाइट्रोजन क्या है, निकालो तो +1 + x -6 = 0, x बराबर -6 + का 5 है, x बराबर यहाँ पे क्या है बेटा +5 है, ठीक है। NO में अगर अपन देखें न्यूट्रल ऑक्साइड होता है ये, x -2 = 0, x बराबर यहाँ पर +2 है। N2 में देखें तो 0 है, N2 में तो क्या है बेटा 0 है, 0 +2 +5, ठीक है। और NH4Cl में देखें तो NH4Cl में x +4 -1 = 0, तो x बराबर यहाँ पे +3 उधर गया -3, ठीक है, -3, तो और यार ये तो पहला ऑप्शन ही डिक्रीजिंग है, +5 +2 0 -3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा सीधा बताओ, मतलब देखो ऐसे नीट वाला भी क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा ऐसे खुश कर देता है, कभी कभी क्या वो ऐसा पहला ही ऑप्शन करेक्ट दे देता है, तो ये बच्चा तुक्का भी लगाया ना तो भी सही लग जाए। अच्छा तुमने कभी तुक्का लगाया है भाई, टेस्ट देते हो तुक्का तो लगाते हो, तो क्या सोच के लगाते हो कि ए वाला करूं या पी वाला करूं या सी वाला करूं। देखो तुम्हें ऐसी वीडियो को मिलेगी यूट्यूब पे, तुक्का कैसे लगाएं, एग्जाम में सही तुक्का कैसे लगाएं, कौन सा तुक्के की सही आंसर, कौन से ऑप्शन की सही आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, नीट के अंदर कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा आते हैं। मैं तो हंस के पागल हो गया, ऐसा तुमने लिखा एक बार मैंने, ठीक है ना, तुम भी देखना। तो आप ये देख रहे हो बेटा कि तुक्का उक्का कुछ नहीं लगाना है, ठीक है, और ना ही भगवान का नाम लेके कि जय हो भगवान, ये ऑप्शन टेक, वो केवल इसी में जा सकता है, बाकी किसी में नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरूर याद रखें द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है, ये वाला है, +5 +2 0 और -3। क्लियर हो गई बात, चलो नेक्स्ट करें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, अरे नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला, फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन MnO4- +C2O2- +H+ +Mn2+ +CO2+2 द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस। अरे वही बैलेंसिंग का क्वेश्चन है यार, बैलेंसिंग का क्वेश्चन है, क्या करे भैया, एक एक ऑप्शन को चेक करें, नहीं बैलेंस कर ही लेते हैं इसको अपन। देखो एक Mn है, एक Mn है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 कार्बन है, 1 कार्बन है तो 2 लगा दो इधर, ठीक है। और ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस कर दो, तो इधर कितने हैं 4 और 4 8 ऑक्सीजन है, इधर 2 2 4 और 5 ही है ना, तो यहाँ पर 8 है तो प्लस क्या कर दो बेटा 3H2O कर दो, ठीक है। 3 2 6 और 7 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या कर दो 8H+ कर दो, ठीक है। अब ये बैलेंस हो चुकी है, चार्ज देख लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे 2 माइनस है, -2 कितना हो -3 और यहाँ पे +5 हो गया, +2 और यहाँ पे +2 है, तो अपन क्या करेंगे, +2 है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर है बेटा, इसको अपन करेंगे +2 है ना, ये तो +2 ही है यहाँ पर, तो ठीक है। अच्छा पहले इसको वो तो करें अपन ऑक्सीडेशन हाफ में, जैसे इसका यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैग्नीज क्या है बेटा, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है मैग्नीज, तो मैग्नीज अगर अपन देखें तो यहाँ पे
MnO4 माइनस आपको गिवन है, क्या गिवन है? MnO4 माइनस गिवन है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो x प्लस माइनस का 2 तो मतलब माइनस का 8 इज इक्वल्स टू -1, तो x बराबर बेटा प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे +7 से +2, यानी यहाँ पे इसका क्या हुआ बेटा? रिडक्शन हुआ है। यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन है यहाँ बेटा, यहाँ पर 2x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 2, तो उधर गया प्लस का 6/2 इज इक्वल्स टू प्लस का 3, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपन बात करें CO2 में, तो यहाँ पे क्या है? +4, +3 से +4 बेटा यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन हाफ वाली रिएक्शन कौन सी है भाई? रिडक्शन हाफ वाली तो ये रही कि MnO4 माइनस, ठीक है ना, गिव्स बेटा Mn+2, ठीक है। और रिडक्शन हाफ वाली कौन सी है? ये वाली है C2O4। ऐसे बैलेंस करते हैं, देख लो, पहले ऑक्सीडेशन हाफ अलग, रिडक्शन हाफ अलग, बैलेंस करना सिखा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ अलग और रिडक्शन हाफ अलग लिखते हैं। तो यहां पर बेटा लिखेंगे रिडक्शन हाफ कौन सी? C2O4, ठीक है, माइनस का 2 एंड गिव्स बेटा CO2, हमको क्या दे रहा है यहाँ पर? CO2 दे रहा है। अब क्या करेंगे? ध्यान से समझना है यहाँ पर कि Mn क्या है यहाँ पर? बैलेंस है क्या? बताओ। बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन अगर अपन देखें तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 4H2 जोड़ दो। कितना जोड़ दो? यहाँ पर 4H2 जोड़ दो। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है बेटा, तो यहाँ पे 4 8 है, तो यहाँ पर कितना जोड़ दो? 8H+ जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखें तो C2 ये लो, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस है, तो चार्ज बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कितना है? -1, 8H+ है, और यहाँ पे बेटा है 1 माइनस का चार्ज है, तो 8H+ में से 1 माइनस गया तो प्लस का 7 बचा, तो प्लस का 7 है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्लस का 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी +2 करने के लिए प्लस यहाँ पर क्या कर दूंगा? 5 इलेक्ट्रॉन कर दूंगा, ठीक है। तो ये बैलेंस होकर +2 हो जाएगा यहाँ पर ओवरऑल चार्ज। यहाँ पे -2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, ठीक है। बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा यहाँ पर। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे, लेकिन ऐसे कि इलेक्ट्रॉन कट जाए। तो इलेक्ट्रॉन कैसे कटेंगे? तो इस रिएक्शन को तो मैं बेटा 5 से इंटू कर दूंगा, और इस रिएक्शन को मैं कर दूंगा 2 से इंटू, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? देखो, 2MnO4 माइनस प्लस 16H+, ठीक है ना, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लस बेटा ये C2O4 ले लो इधर, C2O4 2 माइनस कितना? 5, ठीक है। और मतलब रिएक्टेंट वाले प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट वाले ले लो, Mn+2 कितना? 2Mn+2, और 4 2 8 H2O, ठीक है, प्लस यहाँ पर बेटा आपका CO2 2CO2 नहीं 2 नहीं 10 CO2, कितना आ गया? 10 CO2 आ गया आपका, 10 CO2 आ गया, और 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन तो गए ये वाले, ठीक है। अब देख लो क्या क्या बच रहा है आपके पास, क्या क्या बच रहा है। तो करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ MnO4 माइनस, तो MnO4 माइनस का आपके पास क्या है बेटा? करेक्ट कोफिशिएंट 2 है, ठीक है। C2O4 2 माइनस का, तो C2O4 2 माइनस का आपके पास क्या है? C2O4 2 माइनस का है आपके पास 5, जनरली क्या है? 5 है, 2 5 है, और H+ का आपके पास क्या है बेटा? H+ का आपके पास है 16, ठीक है ना। तो 2 5 और 16, 2 5 और 16, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चल जाएगा। कौन सा चल जाएगा? बी वाला, बी वाला। बात समझिए क्या मतलब? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो आपका कौन सा हो गया? ए पे ए, बी में सी है, और सी में डी है, डी में बी वाला है, ठीक है ना। मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चल जाएगा। ये चीज क्या मेरी बात क्लियर है? बताओ, डी वाला ऑप्शन आपका क्या चल जाएगा? करेक्ट, कि ये वाला कोफिशिएंट इसके अंदर है, मतलब बी वाला ऑप्शन किसमें है? डी वाले में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बात समझ आ गई क्या? बताओ, कितना इजी था। मतलब ये बैलेंसिंग का तरीका है कि अगर आप आयन, अगर आपको कोई रिएक्शन दिए बेटा, तो पहले आप उसको बैलेंस, मतलब हाफ हाफ लिखोगे। हाफ मीन्स हाफ ऑक्सीडेशन, हाफ रिडक्शन, ये रिएक्शन आप उसके अंदर लिखोगे। बिल्कुल सर, लिख लेंगे हम। लिखने के बाद क्या करना है? वही बैलेंसिंग का रूल बताया, पहले एटम बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन, लास्ट में चार्ज। कैसे? इलेक्ट्रॉन ऐड करके। फिर दोनों रिएक्शन को ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कट जाए, तो फिर एक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेटा ये वाला। अब तो बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है भैया, ठीक है। अब भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है फिर से, ठीक है। चलो तो स्टैंडर्ड, अब जो ये 10 क्वेश्चन है ना, अब जो ये 10 क्वेश्चन है, तुम देखना ये जिंदगी बदल देंगे तुम्हारी नीट 2025 में, ठीक है। चलो, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल जिंक से जिंक +2 एक्वस,
स्लैश डालेंगे बेटा Fe+2 से Fe, ठीक है, इज 0.32, ये ना डबल सॉल्ट लगाना भूल गए यहाँ पे, ये डबल सॉल्ट ब्रिज, सॉरी सॉल्ट ब्रिज था, तो जिंक से जिंक+2, Fe+2 से Fe, यानी एनोड जिंक है, कैथोड आयरन है, और उसका जो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया है वो दिया है 0.32 वोल्ट। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना है यार, बहुत ईजी है। देखो जब बेटा जिंक से क्या बन रहा है एनोड पर, मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है जनरली, तो जिंक से जिंक+2 बन रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। वहीं पर अगर अपन बात करें कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि आपके पास आयरन+2 था, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और आयरन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई सर, 2 आ गई, 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 ठीक है। चलो 1 फैराड आपको दे रखा है, तो डेल्टा जी क्या पूछा है, स्टैंडर्ड डेल्टा जी इज इक्वल्स टू -n Fe0 होता है क्या, -n कितना है 2 है, F कितना है 96487 लेना है, E0 कितना है बेटा 0.32, 0.3 और 2, ठीक है। बस आप कर लो, ये कितना आ जाएगा बेटा 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है ना, तो 64 को आप मल्टीप्लाई कर लो किससे 96487 से, तो 7 4 जा 28, 8 यहाँ पर 2 यहाँ पर 32 32 34 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे 16 16 और 3 99 यहाँ पे 24 25 ये 9 पर 36 37 38, ठीक है। 7 6 जा 42 कट 2 यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 6 जा 48 6 जा 48 और ये आपका 52 गया 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे 6 4 जा 24 24 और 5 29 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 36 38 यहाँ पे 3 यहाँ पे 54 और 3 57, क्या बात है सर, ठीक है। चलो 8 से 9 2 11 और 10 और 5 15 8 16 17 और 7 3 7 और 8 8 और 3 यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 1 यहाँ पे 6 6 1 7 5 1 6 8 6 1 7 5 6 8, ठीक है। और यहाँ पर कितना लगा हुआ बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे 0.32 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है 0.32 लगा हुआ है, प्लस किलो जूल और है, तो मतलब 2 जीरो तो ये आगे चले गए अपन और 3 जीरो वो, तो 1 2 3 4 5 61.758 किलो जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 61.75 किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर आ जाता है, ये क्या आ जाता है आपका आंसर आ जाता है डी वाला। देखो मतलब कुछ नहीं है, केवल मल्टीप्लाई के नंबर थे यहाँ पर, केवल मल्टीप्लाई करना आना चाहिए था, जो कि तुम 6th क्लास से क्या उससे भी पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो आप देख लो कि और आजकल तो वो नीट के बच्चे 6 की भी तो करते हैं तैयारी, 6 से ही फाउंडेशन में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आया नीट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल जिंक से जिंक+2 आयरन, क्लियर है। कुछ मिला के ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा G0 इज इक्वल्स टू -NF E0। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ये वाला, इसमें क्या करना है रे, इसमें क्या करना है, कन्वर्जन नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड। अच्छा ये कन्वर्जन है, जैसे 1 मोल से H2O2 O2 बनाना है, 1 मोल ऑफ H2O से O2 बनाने में कितना फैराड चार्ज लगेगा, ऐसा पूछा है इसने, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस को Mn2 माइनस Mn2 प्लस होगा रे यार, 2 प्लस होगा, ठीक है। Mn2 प्लस में कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है बेटा Mn2 प्लस, ठीक है। 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ FeO फ्रॉम Fe2O3, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कि जैसे 1 मोल H2O से O2, 1 मोल आपके पास क्या है बेटा H2O है, उससे आपको O2 में कन्वर्ट होना है, किस में कन्वर्ट होना है O2 में कन्वर्ट होना है। तो 1 मोल H2O है, तो आपको पता है H2O से O2 कैसे बनता है भाई, H2O से O2 कैसे बनता है, O2 से मतलब अभी अपन ने रिएक्शन देखी थी ये वाली, याद करो कौन सी भाई। अपन कहते हैं कि अगर अपने पास 4 OH माइनस है, तो 4 OH माइनस में आपको पता है कि यहाँ पर जनरली क्या होता है, एक तो O2 बनता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या बनते हैं बेटा 4 आपके पास H2 बनते हैं, क्या बनते हैं 4 आपके पास H2 बनते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना बनाना है, 1 मोल ऑफ H2O ही बनाना है, यानी कि 1/4, तो इसको भी कितना लेना पड़ेगा 1/4, ठीक है। तो कितना फेराड चार्ज हो गया बताओ, कितना फेराड चार्ज हो गया।
यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब 1 मोल H2 लेना है यानी 1/4, तो इसको भी 1/4, तो इसको भी 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 4, मतलब 1 मोल के लिए अपन 4 लेंगे ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो अब अपन करते हैं बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, कौन सा 21 वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, ठीक है। 1 मोल ऑफ H2O से आपको क्या बनाना है, O2 बनाना है। 1 मोल ऑफ H2O से क्या बनाना है बेटा, आपको O2 बनाना है। क्या बनाना है, O2 बनाना है। कैसे बनाएंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई। 1 मोल ऑफ आपके पास क्या है, H2O है, टू O2 आपको बनाना है। तो इसमें क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना, इसमें क्या करना है कि अपन एक रिएक्शन देखी थी, याद है, 4OH माइनस गिव्स यहाँ पे आपको पता है कि 1 मोल तो O2 बनता है और 4 मोल क्या बनता है बेटा, H2O बनता है, और नहीं 2 मोल H2 बनता है, सॉरी 2 मोल H2 बनता है, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 मोल H2O के लिए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मोल के लिए डिवाइड बाई 2, तो इसको भी डिवाइड बाई 2, तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 मोल यानी कि 2 फेरेड चार्ज। तो यहाँ पे कितना 2 फेरेड चार्ज, तो एक बड़ा सेकंड हो जाएगा 2 फेरेड चार्ज, ठीक है। 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस, अच्छा ये बेटा यहाँ पे ना 2 प्लस लिखा है, 2 प्लस, ठीक है, Mn2 प्लस। तो 1 मोल है आपके पास MnO4 माइनस से आप क्या बना रहे हो, Mn+2 बना रहे हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कैसे, x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 1, x बराबर प्लस का 7 से +2 जा रहे हो बेटा, +7 से +2 जा रहे हो, मतलब आप 5, मतलब +7 से कहाँ गए +2, यानी कितने का अंतर आया, 5 का डिफरेंस आया, तो मतलब 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे क्या इसको, तो 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फेरेड चार्ज चाहिए। तो ये वाला ए का फोर्थ, क्या ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, अरे यार ये तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ तो मैच करने की जरूरत नहीं है, ए का सेकंड बी का फोर्थ, ठीक है। ये और कर लेते बेटा, जैसे ये है 1.5 मोल ऑफ CaCl2, तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता है कि एक Ca+2 को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं एक Ca में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, एक Ca में कन्वर्ट होने के लिए। तो 1.5 Ca को कितने चाहिए होंगे, तो 2 इंटू 1.5 कर दो, तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 फेरेड, बहुत ही सिंपल। 1 मोल ऑफ FeO से Fe2O3, तो ये बचा लास्ट ऑप्शन 1 फेरेड, तो ये हो जाएगा अपना आंसर ए वाला। चेक कर लो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसके अंदर, फिर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसके अंदर, तो फिर आपको अपने आप ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं नीट में, ये नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो। सेम एज दैट बेटा, आपको मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बराबर ये मोल्स के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, पर यहाँ पे आगे जो कोफिशिएंट लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, मोल। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन मोल है, मतलब यहाँ पे 4 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 मोल मतलब बेटा 4 फेरेड, 2 मोल मतलब 2 फेरेड, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे ही तो कितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे, 1 मोल जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उस पे होता है बेटा 1 फेरेड चार्ज। कितना चार्ज होता है, 1 फेरेड चार्ज होता है। क्या मेरी बात क्लियर है, बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम ये वाला, बेटा आप देखो ध्यान से, मास इन ग्राम्स, फैराडे लॉ का क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487 एम्पियर करंट थ्रू अ वोल्टमीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन फॉर 100 सेकेंड। सब कुछ दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, क्या करंट आपको दे रखा है कितना, 9.6487, ठीक है, 9.6487 आपको दे रखा है, और बेटा आपको टाइम दे रखा है कितना, 100 सेकेंड, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मास इन ग्राम आपको निकालना है, और कॉपर का मोलर मास आपको दे रखा है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ कॉपर भी आपको गिवन है, कितना बेटा बन रहा है, 63 ग्राम पर मोल, ठीक है। चलो, तो मास डिपॉजिटेड का फॉर्मूला क्या है, मास बराबर Z आई थी, कौन आई थी, Z आई थी, यही तो फॉर्मूला है, Z इंटू आई इंटू डी। Z बराबर क्या होता है बेटा, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है ना, इंटू 1/f इंटू आई कौन आई, करंट आई, ठीक है, इंटू टी। तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कितना हो गया बेटा, मतलब Z बराबर, तुम्हें पता है Z बराबर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन एन एफ, भाई Z डिफाइन था ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट अपॉन एफ होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये एफ तो इंटू 1/f, ऐसे निकाला मैंने ये, ठीक है, ऐसे करते हैं इसको। तो अच्छा, एन फैक्टर कितना होगा, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर ना, तो बेटा कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 में होगा, और उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए,
ये एक्वस में था, अब क्योंकि ये जम रहा है तो इसका मास निकलेगा, तो सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कितने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 फेरड चार्ज इसको चाहिए। कितना 2 फेरड यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोलर मास कितना है बेटा इसका 63.5, मतलब 5 नहीं क्या 63 है केवल, चलो वैसे 63.5 होता है, बट मोलर मास ऑफ कॉपर आपको गिवन है कितना 63 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर बेटा इसका 2 है। एफ की वैल्यू आपको दी है कितनी 96487 96487 इंटू करंट कितना दिया है 9.6487। क्या बात है, ये तो काटने के वाली वैल्यू दी इसने, 9.6487 इंटू कर देंगे बेटा 100 से। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, बोलो। अच्छा अब अपन इसको पॉइंट को हटाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, ये एज इट इज कट गया, बन जा 96487 964 1 2 कट गए, ये कितना आएगा 3 1.5, ठीक है ना, 2 जीरो ऑर्डर लो तो 0.315 ग्राम, 0.315 ग्राम, बी वाला ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट हो जाता है। देख लो सारे पॉइंट्स में थे तो पॉइंट्स एकदम सही करने थे, तो ये तो आ गया 31.5, वही 63/2 कितना आ गया 63/2 कितना आ गया 2 3 जा 6 होता है, और यहाँ पर 1 जा पॉइंट बचेगा 5 और 2 जीरो आगे कर दो क्योंकि नीचे वाले वो 2 जीरो करने हैं एडजस्ट, तो 0.315 ग्राम आपके पास आ चुका है। अब देख लो कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब फैराडे लॉ से फॉर्मूला बेस्ड बेटा नीट के अंदर केवल अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बात समझ गए। फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं हम, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हम देखते हैं ये वाला, द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.210 ohm inverse and the resistance of the cell is 60 ohm. The value of cell constant is, आपको सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है बेटा, किसकी वैल्यू पूछी है सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, और कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl at 25 डिग्री सेल्सियस मतलब कितनी दी है आपको 0.210 दी है, कितनी दी है 0.210 दी है आपको, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको इतना दे दिया है, तो कंडक्टिविटी जो होती है बेटा कप्पा इज इक्वल्स टू क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यही तो होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यानी G इंटू जी स्टार, ऐसे भी लिखते हैं कंडक्टेंस को जी भी लिखते हैं अपन। तो यहाँ पर आप देखोगे कि द कंडक्टिविटी आपको दी है और L/A आपसे पूछा है, और कंडक्टेंस को अपन क्या लिख सकते हैं 1/R इंटू जी स्टार, ठीक है, इंटू कप्पा, तो कप्पा कितना गिवन है आपको 0.210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, और ये आपका है बेटा कितना 60 ओम, तो इज इक्वल्स टू 1/60 इंटू जी स्टार, तो जी स्टार आपका किसके बराबर आ जाएगा 0.210 इंटू 60 कर दोगे तो कितना आ जाएगा ये 1000 हो गया 210 है ना, हाँ, तो ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो 126 112.6, ठीक है ना, 12.6 मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 0 की कहीं ना कहीं गलती हो रही है, और वो 1 0 कौन सा है जरा अपन ऑब्जर्व कर लें बेटा। अच्छा 0.0 है, यहाँ पे देखो क्या से क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गई ना, ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा 0.021 है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन करेंगे सॉल्व इसको, तो ये आपके पास जी स्टार क्या आ जाएगा 0.021 इंटू 60, तो करोगे तो यहाँ पे आएगा 1000, कट गया 2 0 बचे, मल्टीप्लाई करने पर 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बताओ क्या ही करना था इसमें, मतलब कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमीटर आपको दी थी, रेजिस्टेंस ऑफ सेल कांस्टेंट मतलब रेजिस्टेंस दिया था, सेल कांस्टेंट पूछा था, इतना इजी क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बेस्ड। आप देख रहे हो कैसे आ रहे हैं रीट में, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, अगर फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ। चलो नेक्स्ट करें, बिल्कुल सर। नेक्स्ट है हमारे पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज अ असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज अ रीजन आर। एक है असर्शन और दूसरा क्या है रीजन, ये तो हमें भी पता है, एक तो असर्शन होता है और दूसरा रीजन होता है, असर्शन नहीं सर असर्शन, ठीक है। चलो तो असर्शन क्या है बेटा ए,
इन इक्वेशन डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल वैल्यू ऑफ डेल्टा आर जी डिपेंड्स ऑन एन। बिल्कुल, ये तो एन पे डिपेंड करेगी ना यार कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। तो असर्शन तो बेटा करेक्ट है, असर्शन क्या है, करेक्ट है। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा आर जी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे ये भी करेक्ट है कि भैया ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा आर जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका रीजन ये हो गया। अरे ये रीजन तो असर्शन तो कुछ और ही है कि वो एन पर डिपेंड कर रहा है, और वो एन पर क्यों डिपेंड कर रहा है ये तो इसने बताया नहीं, ये तो इसने इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताती। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। बिल्कुल हाँ, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा। भाई ए और आर दोनों ट्रू तो हैं, बट आर यहां पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका बेटा, इसका, असर्शन का। बात समझ आ गई क्या? नेक्स्ट करें, बोलो यार, फटाफट खत्म करने क्वेश्चन। चलो 25 क्वेश्चन पेपर बच चुके हैं, बहुत ही जल्दी। देखो बहुत मतलब ये लेक्चर ना लंबा जाएगा बेटा, लंबा इसलिए जाएगा क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन है और दोनों चैप्टर एक साथ है। आप देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है और रेडॉक्स भी है, दो चैप्टर एक साथ है यार, ठीक है। अब देखो ये वाला द ई वैल्यूज ऑफ एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, यहाँ पे शायद वो लगाना भूल गया है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। और हाँ, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम +3 प्लस 0.55 वोल्ट एंड टेलोरियम प्लस से टेलोरियम इज इक्वल टू माइनस का 0.34 वोल्ट एंड एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम -1.66 और टेलोरियम 3 प्लस से टेलोरियम इज इक्वल टू प्लस का 1.266। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है अभी अपन समझने की कोशिश करते हैं। भाई आपको ई नॉट की वैल्यूज दी है यहाँ पर, क्या दी है, यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिए हैं सबके बेटा, क्या दे दिए हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको सबके दे दिए हैं, ठीक है। बिल्कुल सर, अच्छी बात है, देने भी चाहिए। जैसे ये ऑक्सीडेशन दे दिया, ये रिडक्शन दे दिया, ये रिडक्शन दे दिया और ये भी रिडक्शन दे दिया, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन टीआई। भाई एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है टेलोरियम से, तो ये बात तो एकदम सत्य है बेटा, क्योंकि टेलोरियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है टेलोरियम का, अगर अपन देखें तो वो है माइनस का आपका कितना है 0.34, ठीक है, और यहाँ पर 1.26, और जबकि यहाँ पर कितना है माइनस का 1.6 है, यानी काफ़ी कम है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल उसका जो है -1.66, यानी बहुत ही कम है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब ऑक्सीडाइज होने की पावर ज़्यादा है। तो एल्यूमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बिल्कुल है सर, ये तो ऑप्शन करेक्ट है। Ti+3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन Ti+1। जो टेलोरियम +3 है वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है देन Tn+1। Ti+3 का क्या है, आप देखो ये है +1.26 और यहाँ पे माइनस का 3.4, तो Tl+3 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। +3 क्या गुड रिड्यूसिंग एजेंट है? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन, भाई रिड्यूसिंग एजेंट जो अगले को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। तो किसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है यहाँ पर, तो आप देखोगे कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो, तो ये इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है ना यार, तो इसकी ऑक्सीडाइज होने की पावर ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। भाई रिड्यूसिंग एजेंट कौन, जो अगले को रिड्यूस कर दे और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। तो अगर इसका मेरा रिडक्शन मतलब जो है, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मुझे अगले को रिड्यूस करना है, ठीक है, तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन देने लायक होना चाहिए ना, क्योंकि रिड्यूसिंग क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ले ले, और मैं अगर उसको इलेक्ट्रॉन दूंगा बेटा, तो यहाँ पर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है किसका, इसका, ठीक है ना, इसके कंपेरिजन में अगर अपन देखें तो इसका कम है, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग है। Tl+3 इज मोर, नहीं ये गलत है, तो यही अपना ऑप्शन हो गया, यही अपना ऑप्शन हो गया देख पा रहे हो आप, यही तो अपना ऑप्शन हो गया, बिल्कुल सर यही अपना ऑप्शन हो गया। बाकी तो पढ़ने की नीड ही नहीं है। एल्यूमिनियम इज अनस्टेबल इन सॉल्यूशन, Al, ठीक है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। Ti कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज Tl+1 देन Ti3+, तो Ti कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज टू Tl+1 एंड Tl3+, +1 से +3 में हाँ बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ज़्यादा है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके यहाँ पे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे भी बहुत कम है रिडक्शन पावर, तो रिडक्शन पावर कम होने के कारण ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके अंदर ज़्यादा है, तो बिल्कुल हो सकता है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस सीरीज में से इस तरीके के पूछे जाते हैं बेटा।
सीरीज में से क्वेश्चन ऐसे आते हैं, याद रखना, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बनाया हुआ क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है और ध्यान से पढ़ना है। बात समझ आ गई क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वाला टॉपिक क्या है बेटा, आपको छोड़ करके नहीं जाना है। बात समझ आ गई? चलो अब करते हैं बेटा अपन कौन सा क्वेश्चन, 26 वाला। अच्छा 26 क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है कि एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर +2 से कॉपर, जिंक +2 से जिंक और आयरन +2 से आयरन और Ag+ से Ag आर 0.34 वोल्ट अपन को गिवन है, ठीक है ना। क्या गिवन है बेटा, एक तो अपन को 0.34 वोल्ट गिवन है कॉपर का, और इसका -0.76, इसका ये और इसका ये, और रेस्पेक्टिवली। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर, इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती है। तो कौन सी रिएक्शन नहीं हो सकती, ध्यान से देखेंगे अगर अपन बेटा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारे पास जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, भाई जिंक मोर रिएक्टिव है, कॉपर लीस्ट एक्टिव है, तो बिल्कुल डिस्प्लेस कर देगा। तो ये तो अपन को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कौन सी नहीं है वो ना, आयरन कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस, ये भी ऑप्शन अपना नहीं होगा। जिंक आयरन को कर देगा, ये भी है, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है देन आयरन से, ये भी नहीं होगा। सिल्वर कॉपर को कर देगा, नहीं कर पाएगा। अरे सिल्वर तो लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर मोर रिएक्टिव है, तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी ना। तो यही तो ऑप्शन अपना हो जाएगा कि कौन सी इनमें से बेटा नहीं होने वाली है, ये वाली। अब ना यहां पे आप देखोगे कि वैल्यूज दी हैं, वैल्यूज से कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, तो ध्यान से सुन लो भाई। अपन देखते हैं कि नेगेटिव से वैल्यू स्टार्ट होती है और हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रहे हैं अपन, और यहाँ पर हाइड्रोजन की आपको पता है बीच में 0, देन पॉजिटिव की वैल्यू स्टार्ट होना आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, जैसे लेके 12 सरदार का नाम आ गया, यहाँ पर फ्लोरीन से आकर के खत्म हो जाती है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव में +2.84 समथिंग ऐसा होता है पॉजिटिव में। तो आप यहाँ पर देखो कि ऊपर जो भी मेटल होते हैं इसके, उनका जनरली वो मोर रिएक्टिव होते हैं। नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है बेटा, मोर कैसे हैं, नेगेटिव हैं। और ये नीचे वाले कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को, मतलब नेगेटिव वाला जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो पॉजिटिव वाले को जनरली क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो और पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या था कि जैसे सिल्वर था, तो सिल्वर का क्या था, आपके पास पॉजिटिव था, ठीक है ना, 0.80, और कॉपर का आपके पास क्या था, कॉपर का आपके पास था बेटा वो भी पॉजिटिव था 0.34, लेकिन कम वैल्यू थी ना, कम थी, तो ज्यादा इलेक्ट्रोड रेडिएशन पोटेंशियल वाला कम वाले को नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज छोड़ करके नहीं जानी है, ठीक है ना। मैंने बताया ना यहाँ पर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज मस्ट, उससे क्वेश्चन उठ करके जरूर आएगा। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है ये वाला 27 में अपन देख रहे हैं बेटा कि हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। निकल से निकल +2 बन रहा है, ठीक है, और Ag+ से आपका क्या बन रहा है बेटा, Ag बन रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा प्रोडक्ट, मतलब ये तो हो गई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपके पास, और ये हो गई आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। क्या हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट इक्वेशन इसमें लगेगी, गिवन दैट E0 ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू 10। अच्छा E0 ऑफ द सेल है आपके पास, ये E0 दिया या E सेल, आप यहाँ पर आपको E0 ऑफ द सेल गिवन है। क्या गिवन है, E0 ऑफ द सेल आपको गिवन है। कितना गिवन है, ये E0 लिखा बेटा, क्या लिखा, E0 ऑफ द सेल 10.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल लेते हैं फटाफट, E इज इक्वल्स टू, अच्छा N कितना होगा, तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ क्या यार, अब तो मैं करके बताऊं क्या। ये देखो निकल है, निकल से क्या बन रहा है बेटा, निकल +2, ठीक है ना, +2 इलेक्ट्रॉन। और यहां पर अगर अपन देखें तो Ag+ है, तो 2 Ag+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें क्या बन रहा है बेटा, 2 Ag बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 Ag बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है हमारे पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है क्या, ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ है बेटा, एक्सेप्ट हुए हैं। तो ओवरऑल आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का आपके पास यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। तो अब अपन यहां पर देखें तो नेक्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, तो E इज इक्वल्स टू E0 माइनस 0.059, ठीक है, log बेस 10 प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बताओ यही तो इक्वेशन होती है, log बेस 10, भाई ये तो होती है E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 log बेस 10 P/R। तो E0 कितना है, 10.5, ठीक है, माइनस 0.059
6 कर देता हूं मैं इसको 59 को, और 2 कर देता हूं नीचे, n की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 कर देता हूं log बेस 10 बेटा, प्रोडक्ट आपके पास क्या ये रहा 0.001 अपॉन 0.001 बट स्क्वायर भी आएगा, यहीं पे बच्चा गलती करता है और फंस जाता है। बात समझ रहे हो क्या? अरे भैया कॉफिशिएंट का स्क्वायर भी तो आएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 0.001। अच्छा 1 से 1 कट गया, ये पॉइंट हटा, यहाँ पे क्या बटा 1000, log बेस 10 1000 कितना होता है 3, और इसको अगर मैं काट दूंगा तो ये तो हो गया 0.03 इंटू कर दूंगा यहाँ से log बेस 10 3 तो 0.09, तो 10.5 माइनस 0.09, तो 10.5 माइनस 0.09, 10 में से हो गया, 10 में हो गया, 1 बचा, 4 बचा, 10.41, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ई करेक्ट है, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, यही आंसर था, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख लो। मतलब नीट में बच्चा कंफ्यूज हो गया था एकदम कि यार इसका आंसर क्यों नहीं आ रहा है, अरे आएगा कैसे, आंसर तो नन ऑफ दी अबव है। आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बेटा, आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके आगे फिर कुछ नहीं है। ठीक है, उसके आगे आप कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे बच्चे को अगर यहां कॉन्फिडेंस नहीं आया ना तो वो गलत कर देता, वो फिर कुछ ना कुछ दिमाग लगा करके कोई ना कोई आंसर लाने की कोशिश करता। ऐसा नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैंने एकदम करेक्ट फॉर्मूला लगाया है, सवाल किया तो बिल्कुल आपका सही ही जाएगा। नेक्स्ट बेटा, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड Na, CaCO, Na बेटा यहाँ पर ये सोडियम है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर 126, 426.16, 91.0 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल पर। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, चूज द राइट। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, देखो NaCl का कितना दिया है, NaCl Na मतलब लैम्डा नॉट, लैम्डा द मोलर कंडक्टिविटी आपको दी है, लैम्डा m इज इक्वल टू NaCl का कितना दिया बेटा, NaCl का आपको दिया है कितना 126.45। ठीक है, HCl का कितना दिया है, और लैम्डा नॉट m, HCl आपको गिवन है बेटा कितना, HCl आपको गिवन है कितना 426, ध्यान से वैल्यू लिखना 426.16, और HCl है। CH3CONA आपको कितना गिवन है, CH3COONA आपको कितना गिवन है, आपको गिवन है बेटा CH3CONA आपको गिवन है 1 2 तीसरे नंबर पर 91.0। ठीक है, चलो अब आपको निकालना क्या है, CH3 लैम्डा नॉट m ऑफ CH3COOH आपको निकालना है बेटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे कैसे कैसे, देखो ये है, अगर मुझे क्या चाहिए CH3CO चाहिए, मतलब पहले तो ये चाहिए, मतलब ये अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं, तो मुझे थर्ड वाला तो चाहिए ही, थर्ड वाला तो मुझे चाहिए, यानी CH3CO तो चाहिए, प्लस H मुझे चाहिए, तो ये सेकंड वाले को मुझे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि HCl है ना इसमें, तो H मुझे चाहिए, तो थर्ड इक्वेशन बेटा, थर्ड इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, देखो ये और ये आने पर NaCl एक्स्ट्रा आ गया क्या इसके अंदर, एक एक, तो एक NaCl माइनस कर दूंगा, यानी माइनस फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी। भाई अपन को CH3COH चाहिए ना लाला, तो CH3CO इसमें है, बिल्कुल है सर, तो ये ले लिया, कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि एक ही मोल चाहिए, वहां पर एक ही मोल की जरूरत है। अच्छा Na तो एक्स्ट्रा में आ गया, अच्छा इधर H भी चाहिए CH3CO के लिए, H के लिए, तो H ये जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, लैम्डा नेट ऑफ HCl जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, NaCl तो माइनस कर दिया ये फर्स्ट वाली इक्वेशन NaCl से, तो थर्ड क्या है बेटा 91 प्लस 42 426.16 माइनस कर देंगे बेटा किसको 126.45। ठीक है, तो आप कर लो 126, मतलब इसको ऐड कर लो पहले 426.16 426.16 अब कितना कितना 91.0 6 7 11 5 56.16। हाँ ठीक है, ये आंसर है। अब इसमें 517.16 में से माइनस कर दो कितना 126.45 126.45, तो 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 11 में से 4 गया 4 गया 4 गया 4 गया, 11 में 4 गया, कितना बचेगा 7 बचेगा पॉइंट, 6 में से गया 0 बचा, और यहाँ पे 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 4 में से गया 390.71 390.71 बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाता है। बात समझ आई क्या? कितना सिंपल क्वेश्चन था बताओ, मोलर कंडक्टिविटी का कितना सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये वाला हमारे पास। ठीक है, ओहो क्या बात है, शानदार सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप देख लो
इस टाइप के। ये कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन में से एक है। क्या है देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.07 कैपिटल एम कॉन्सेंट्रेशन की इज 20। आपको मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, यानी लैम्डा एम दे रखा है आपको, ठीक है ना। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा वो आपसे पूछा है बेटा। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka, ठीक है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा पूछा है, अल्फा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा आपसे पूछा है कि अल्फा जानते हो ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा क्या होता है, CH3COH का, एसिटिक एसिड का अल्फा आपसे पूछा है। तो बेटा अल्फा जैसे CH3COH है, आपको पता है इक्विलिब्रियम से कनेक्टेड वाला क्वेश्चन नहीं है, CH3COH है, ये टूटता है बेटा किसमें, CH3COO माइनस और H+ में। अगर मैंने कहा कि ये इसकी कंसंट्रेशन 1 है और इसकी 0 है इनिशियली, तो ये 1 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पर बेटा आपका क्या हो जाता है Ka। अगर एसिड कांस्टेंट की अगर अपन बात करें, एसिड कांस्टेंट अगर अपन इसका लिखना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा, K इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर अपन बात करें, अगर कंसंट्रेशन C माने इसकी और ये C है, तो ये कितना हो जाता था, C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये भी C अल्फा, तो C यहाँ पे आ जाएगा C स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C अल्फा। C कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, तो यहाँ पे C कॉमन ले लेंगे, एक C से एक C ये कट जाएगा, तो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, Ka एसिड कांस्टेंट और अल्फा का रिलेशन आपके पास आ जाएगा। और व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि Ka तो ये आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, Ka तो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो Ka पूछ रहा है, तो बेटा जनरली अब अगर अपन देखें तो अल्फा आपके पास क्या आ गया वो निकालने पहले अपन, भाई अल्फा आपके पास क्या आ रहा है वो चीज अपन निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो अल्फा कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो भाई। यहाँ पे क्या पूछा है कि लैम्डा नॉट और इसके बीच में रिलेशन। अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला आपको याद हो तो ये होता है, अपन ने जब पढ़ा था कि लैम्डा नॉट होता है किसका, लैम्डा नॉट होता है आपके पास किसका, क्या होता है, लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा एम, अल्फा बेटा क्या होता है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, ठीक है। तो लैम्डा एम आपको गिवन है 20, लैम्डा नॉट एम अपन इससे निकाल लेंगे, कैसे, H+ का दे रखा है और CH3CO माइनस का दे रखा है, तो याद करो लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COOH आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा लैम्डा नॉट एम ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट एम ऑफ H+। तो H+ का कितना है 350, ठीक है ना, प्लस ये कितना है 50, तो ये हो गया आपके पास 400। तो लैम्डा नॉट एम आपके पास आ गया, लैम्डा एम ये गिवन है क्वेश्चन में, तो बेटा अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया आपके पास लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 20/400, दैट इज इक्वल्स टू आपके पास 1/20, ठीक है ना। लैम्डा ये कितना आ गया आपके पास 1/20 आ गया अल्फा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एसिड कांस्टेंट यानी Ka निकालना है। तो कंसंट्रेशन कितनी है, ये रही 0.07 कर सकते हैं इनटू बराबर, तो Ka बराबर आपके पास हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन है 0.007 इंटू अल्फा स्क्वायर है यानी कि 1/20 इंटू 1/20, ठीक है। अच्छा 1 माइनस अल्फा, इसको आप 1 भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पे अल्फा देखो बहुत कम है, मतलब अल्फा इज वेरी 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 लेस देन कंपेयर टू 1, तो उसको आप 1 भी मान सकते हो। तो C अल्फा स्क्वायर कर दो, मतलब डायरेक्टली ये 1 मान लो और नीचे इसको इंटू कर लो, कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1000। और यहाँ पे आपका बेटा देखेंगे अगर अपन, नहीं यार यहाँ पे है ना आंसर जो है सिमिलर में दिया है, चलो एक बार काट के देखते हैं अपन कितना आ रहा है, ठीक है। ये तो सेम ही दिया है, मोल पर लीटर, मतलब दो ऑप्शन सेम कर दिए हैं, ऐसा कैसे हो गया। चलो करते हैं अपन पहले तो 1/20 कितना आ गया बेटा, यहाँ पर आप देखोगे काटोगे इसको तो 7 इंटू 1/400, ठीक है 400, और ये कितने जीरोस हैं यहाँ पर 3 और ये 2 जीरोस यहाँ पर है, तो इनको अपन ऊपर ही ले जाते हैं, ऊपर ले जाके अगर लिखेंगे तो इंटू बेटा 10⁻⁻5 में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो 7/4 कितना होता है, 7/4 कर लो तो 4 बन जा 4, ठीक है, और बचेगा कितना, पॉइंट लगेगा 3 बचेगा, तो 4 बन जा 4, 7 4 जा 28, तो 1.7 और फिर 5 इंटू 10⁻⁻5 समथिंग आंसर आ रहा है, -5 आ रहा है, 2 जीरो हैं, 2 3 0 5 जीरो है, तो 1.75 इंटू कितना आ रहा है 1.75 इंटू, अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन आप, तो यहाँ पे अगर देखें बेटा क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो 1.75 आ रहा है, क्या बताओ 1.7/4 कितना आएगा,
1.75 ही आएगा, बिल्कुल 1.75। और ऑप्शन है हमारे पास, तो एक तो ये ए है और ये सी भी है, ठीक है। और ओवरऑल आप देखोगे कितना आ रहा है, जीरोस कितने आ रहे हैं, तो जीरोस के अगर अपन देखें तो यहाँ पे मान लो 1 - 1/20 भी अपन करते हैं बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली कहीं ना कहीं आंसर जो है अपना ये सी वाला ही मैच करेगा, मतलब सी वाला कर लो या ए वाला कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना। दो ऑप्शन सेम है, शायद गलती से दे दिए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आंसर ये है 1.75 × 10⁻⁴ के अप्रोक्सीमेटली। और क्या पता यहाँ पर एक में 5 हो तो आप यहाँ पर 5 भी कर सकते हो, दैट इज 1.5 × 1.75 × 10⁻⁵, तो ये सी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात, बताओ, ठीक है भाई। एक में -4 होगा, एक में -5 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कहीं ना कहीं रहने वाला होता है। अब देख पा रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगे थे, कितने सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर लगे थे बेटा। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट हमें हमारे पास है क्वेश्चन बेटा ये वाला, ध्यान से सुनना। इसमें क्या है, फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, E नॉट आपको गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन इज, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है Ka। तो इक्विलिब्रियम सेल पे आपको पता है E ऑफ सेल क्या होता है, 0, तो E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये चीज E अगर 0 हो गया तो ये क्या बन जाता है, Kc बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे, यही आपको निकालना है। तो E नॉट बराबर 0.059 अपॉन एक इलेक्ट्रॉन है गिवन है बेटा log बेस 10 Kc आपको निकालना है। और ये E नॉट आपको कितना गिवन है, 0.059, तो इसको रख दो आप कितना 0.59 रख दो, ठीक है। अच्छा ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 0.59 अपॉन 0.059, ठीक है। log इज इक्वल्स टू log बेस 10 Kc, तो ये आपका 100 और ये आपका हो गया बेटा 1000, तो 10 बराबर log बेस 10 Kc। तो Kc की वैल्यू कितनी आ गई जनरली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 × 10⁻10, भाई Kc को मैं लिखूंगा 1 × 10⁻10 लिखूंगा तभी तो 10 आएगा। यहाँ पर log बेस 10 अगर मैं लिख दूं, देखो log बेस 10 अगर 10⁻10 लिखूं बेटा तभी तो 10 आएगा, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि 1 × 10⁻10। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप देख रहे हो नीट में ऐसा ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है बेटा बात, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, बोलो बेटा क्लियर है यहाँ तक, कितना सिंपल क्वेश्चन था आप देख पा रहे हो, ठीक है। लॉग बेस 10 मतलब एंटी लॉग नहीं लगाना, नीट में एंटी लॉग का नहीं आएगा, आएगा तो यहाँ पर एंटी लॉग की वैल्यू देगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बेटा ये वाला, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्यूल सेल, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज में, तब तक पढ़ाई करते रहें, ओके बाय, चलो थैंक यू।